नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज बीपीएससी के साइंस के सवाल देखेंगे जो 71वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। एकदम वैसा ही उसी लेवल का सवाल है इसमें बीपीएससी के जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होगा? जब तूफान आता है, तूफान की शुरुआत होती है तो बैरोमीटर की रीडिंग क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका बैरोमीटर का रीडिंग का गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है, तो उसका रीडिंग गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा, जो दर्शाता है कि तूफान आने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वो तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों कि वो तैरती रहती है? तो उसका सही कारण है सतही तनाव उसे तैरने में सहायक होते हैं। जो सतह के तनाव होते हैं, सरफेस टेंशन होते हैं, उसको तैरने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि धूप के चश्मों के क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है कि जो है कि क्रूक्स के ग्लास के चश्मों में क्या पाया जाता है धूप के चश्मों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है सीरियम ऑक्साइड पाने से? तो ये जो होता है सीरियम ऑक्साइड, सूर्य की पराबैंगनी जो है अल्ट्रावायलेट रेड हो उसको अवशोषित कर लेती है। यह यूवी किरण जो है आंख तक पहुंचने से रोक लेता है, जिससे आंखों की सुरक्षा होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें, ये क्रूक्स ग्लास हो गया, तो अब अन्य की बात करें, जैसे फ्लिंट ग्लास हो गया। फ्लिंट फ्लिंट ग्लास का उपयोग होता है लेंस में, लेंस प्रिज्म फ्लिंट ग्लास। जबकि क्राउन कांच का उपयोग कहाँ होता है? क्राउन कांच का उपयोग होता है आपका लेंस में, कैमरे में, लेंस कैमरा। इस प्रकार इसका तीनों कांच देख लिए, क्रूक्स ग्लास, क्राउन ग्लास और फ्लिंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह कृत्रिम उपग्रह संचार के सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता क्या होती है? इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता जो होती है आपका 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। अगला सवाल है, जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है, तब हमारा स्वयं का वजन क्या होता है? जो स्वयं का वजन होता है वो हमारे वास्तविक वजन से कम हो जाता है। वो दर्शाता है कि हमारा वास्तविक वजन कुछ कम हो गया, लेकिन वजन उतना ही रहता है। लेकिन लिफ्ट में जब हम लोग नीचे उतरते हैं, नीचे की गति करती है, तो हमारा वास्तविक वजन कम महसूस होता है। अगला सवाल है कि किस सिद्धांत या नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? तो ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करता है। जो पास्कल का नियम है आपका, पास्कल का नियम क्या कहता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक पर काम करता है। जो हुक्स का नियम है, अगर हम अन्य की व्याख्या करें तो हुक्स का जो नियम है बताता है कि एक प्रत्यास्थ पदार्थ जैसे कि कोई स्प्रिंग हो गया, उसमें खिंचाव पर जो बल लगाया जाता है वो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होना चाहिए। यानी कि जब वो बल हटाते हैं तो वो अपनी वास्तविक सीमा में आ जाए। जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग पे जितना हम बल से खींचते हैं, अगर छोड़ देंगे तो फिर उसी अपनी स्थिति में आ जाती है। तो ये हुक्स का नियम बताता है। जबकि केपलर का नियम क्या है? ग्रह उपग्रहों की गति से नियम से संबंधित है केपलर का नियम। जबकि न्यूटन का नियम क्या है? न्यूटन का नियम गति से संबंधित है। इसमें 3 नियम थे, 1, 2 और तीसरा। पहला जो था जड़त्व से संबंधित था, दूसरा संवेग संरक्षण था, तीसरा प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जल निम्न पेट्रोलियम भंडारण के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक होता है? तो इसमें कौन सहायक होगा आपका? इको ऑफ सोक्स जो सहायक होता है। इसका मतलब होता है कि पेट्रोलियम के उत्पादन और भंडारण से आर्थिक प्रभाव जो होता है, पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जो उसके बारे में दिखाता है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक सवाल छूट गया था। सवाल है कि निम्न में से किसी एक इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है? किसके लिए इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जाली दस्तावेजों को पता लगाने के लिए। जाली दस्तावेज को पता लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो इंफ्रारेड लाइट है, इसका उपयोग जाली दस्तावेज को पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि निम्न में किसका पानी में डुबोने पर ऊष्मा निकलती है? किसको पानी में डुबोने पर ऊष्मा निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको डुबोने से पानी में ऊष्मा निकलती है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो C6H12, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसको द्राक्षा शर्करा यानी कि अंगूर वाला शर्करा भी कहा जाता है। जो लवण है NaCl नमक। जो फ्रुक्टोज है ये फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। सभी फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज ही पाया जाता है सभी फलों में। जैसे एक अन्य की बात करें, जैसे सुक्रोज हो गया, तो सुक्रोज को किस नाम से जानते हैं? सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। अगला है हीटर का कॉइल किसका बने होता है? हीटर का कॉइल आपका टंगस्टन का बना होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला सवाल है कि सबसे साधारण पैराफिन मोम संरचना वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मीथेन है। मीथेन जो है पैराफिन संरचना वाला पदार्थ है। जो पैराफिन संरचना वाला पदार्थ होता है वो एथिलीन होते एल्केन्स होते हैं, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन्स का सूत्र होता है, ये उसी का काम होता है। जैसे जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। जो पानी है इसको तो H2 है ही, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये अलग है। अगला सवाल है कि सीमेंट निर्माण मिश्रण में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि जिप्सम मिलाया जाता है, क्यों? सीमेंट जब निर्माण होता है उसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि जो सीमेंट के जमने का दर है उसको घटा दे। जैसे कि सीमेंट को अगर खुले में छोड़ देते हैं तो वो जम जाता है, जो कि काम लायक नहीं रहता है। अगर उस सीमेंट को जमने से बचाना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का क्या सूत्र होता है? CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वो है? प्याज में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, यानी कि हमारे आंख से आंसू आने में सहायक होता है? तो वो हो जाएगा आपका एलिल सल्फाइड यौगिक। देखिए दोस्तों, अगर जो साइंस के हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप लोग अच्छे से इसको देख लेते हैं अंत तक, तो आप लोगों को जो है 71वीं बीपीएससी के एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अन्य एग्जामों के लिए भी हम अगर वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपसे मिस ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिल सल्फाइड यौगिक। अगला सवाल देखते हैं कि हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, एक कैरेट का वजन क्या होता है? एक कैरेट का वजन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम एक कैरेट का वजन होता है। अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसमें बात करें हीरा का, हीरा क्या है? तो हीरा जो है आपका कार्बन का अपरूप है, कार्बन का रूप ही है। सबसे कठोर पदार्थ भी है हीरा। ये आपका चमकदार है, रंगहीन ठोस रूप है, चतुष्फलकीय, इसका जो संरचना होता है चतुष्फलकीय होता है। और ये विद्युत का कुचालक तो होता है, लेकिन ये ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक होता है। ऊष्मा का एक उत्कृष्ट सुचालक होता है, लेकिन ये जो विद्युत का कुचालक होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ ही है हीरा। अगला सवाल देखते हैं। चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण इसमें उपस्थित होता है। इसके कारण ये काले हो जाते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड, जो सिल्वर आयोडाइड है इसके कारण ये काले हो जाते हैं। अगला सवाल है कि थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो जो थायरोक्सिन है थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आंत्र ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है, किससे पैदा होता है ये आंत्र ज्वर या मियादी बुखार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवाणु द्वारा। जीवाणु जो है इसके द्वारा आपका मियादी बुखार उत्पन्न होता है। अगर जीवाणु द्वारा अन्य जो रोग होते हैं उनको देखें तो जीवाणु से अन्य रोग होने वाले, जैसे जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोला जाता है, तो इससे होने वाला रोग जैसे टीबी हो गया, तपेदिक, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब जीवाणु द्वारा ही होते हैं। प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब आपके जीवाणु से होते हैं। जबकि विषाणु द्वारा होने वाले रोग देखें तो आपके विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं?
तो इसका हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकन पॉक्स, एड्स, HIV, ये आपके विषाणु द्वारा होते हैं। हेपेटाइटिस भी इसी द्वारा होता है, इंसेफ्लाइटिस भी। जबकि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से आपका होता है नींद की बीमारी हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, ये सब आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अगला देखते हैं, असूची या अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में नाभिक का अभाव होता है, झिल्ली बंध अंगक नहीं होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कुछ नहीं होता है। बैक्टीरिया इसका आर्किया उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया आर्किया हो जाएगा। इसमें संरचना नहीं पाई जाती है, एकदम झिल्ली संबंध घिरा हुआ संरचना नहीं पाया जाता है। अगर अन्य की बात करें इसमें, तो जो आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में आपकी संरचना पाई जाती है झिल्ली संबंध, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें आपके पाए जाते हैं। नाभिक हो गया, इसका उदाहरण देखें तो कौन कौन उदाहरण हो जाएंगे? तो जानवर इसका उदाहरण हो जाएगा, जानवर, पौधा। तो ये आपके उदाहरण है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, आप लोग याद रखिएगा, साइंस के बेहतरीन सवाल है। होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जंतुओं का विशेषता है। होलोजोइक पोषण में होता क्या है? ये इसमें जो जंतु होते हैं 5 प्रक्रिया से गुजरते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण से गुजरते हैं, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन, पाचन। उसके बाद अवशोषण, अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद होता है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। उसके बाद होता है उत्सर्जन। तो ये 5 प्रक्रिया से गुजरते हैं जंतु होलोजोइक पोषण में, ध्यान रखिएगा आप लोग, अन्य में नहीं पाया जाता है ये। अगला है कि कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जाता है? ऐसे सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर रिपीटेशन के तौर पे ये सब पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग साइंस के प्रश्नों को। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 भी इसका आएगा बेहतरीन एनालिसिस के साथ। आप लोग करके जाइए, परीक्षा में आराम महसूस कीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है इसका पाचन मानव शरीर द्वारा नहीं होता है। अगला है कि यदि एक एटीपी 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता हो, तो एक व्यक्ति जिसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है? तो देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इसी में हुआ है। तो अगर हम 2800 को 7.6 किलो कैलोरी से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका 368 एटीपी। 368 एटीपी कट के आएगा, 368 कुछ कुछ आएगा 42। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एटीपी मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मानव की आंतों में कौन सा विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? किस विटामिन का निर्माण जीवाणु के द्वारा होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन के। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के का निर्माण आपका जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलाक्विनोन, फिलाक्विनोन, फिलाक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। जो अन्य होते हैं जीवाणु द्वारा निर्मित, वो विटामिन के अलावा विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 का निर्माण भी जीवाणु द्वारा ही होते हैं। जबकि विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम है। जबकि विटामिन ए का रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी का जो होता है आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। तो आप लोग रासायनिक नाम याद रखिएगा, क्योंकि रासायनिक नाम मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर अन्य विटामिनों की बात करें तो अन्य विटामिन में आ जाएगा आपका विटामिन बी, विटामिन बी बता ही चुके हैं। विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये विटामिन का। अगला सवाल देखें, पौधों का तनाव हार्मोन किसे काटा जाता है? पौधों का जो तनाव हार्मोन है किसे काटा जाता है? तो ये लिखा है ऑप्शन, जैसे यहाँ एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है सूखा सहिष्णु हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एब्सिसिक एसिड। ये आपके पौधों का तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पौधों में कौन कौन हार्मोन पाए जाते हैं, तो पौधों में जो पाए जाने वाले यानी कि पादप हार्मोन है वो 5 प्रकार के होते हैं। हमने एक अन्य वीडियो में भी इसको समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो जा करके वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में लगी हुई है साइंस की क्वेश्चन का, उसमें आप देख सकते हैं। तो अन्य की बात करें तो इसमें ऑक्सीन आ जाएगा, ऑक्सीन। ऑक्सीन के बाद जिब्रेलिन्स आ जाएगा, जिब्रेलिन्स के बाद आ जाएगा आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बाद एथिलीन। एथिलीन जो है फल को पकाने के काम आता है, जबकि साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जबकि जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन आपके तनों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तना की लंबाई में वृद्धि करता है। जबकि जो इथाइलिन है, इथाइलिन तो फल पकाने के लिए होता ही है। अगला सवाल देखते हैं, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड आपका जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि निम्न में किसमें अस्थि मज्जा नहीं होता। अस्थि मज्जा मतलब किसमें नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चिड़िया। चिड़िया में अस्थि मज्जा नहीं होता है, बाकी मछली, छिपकली और चूहों में अस्थि मज्जा होता है। चिड़िया में अस्थि मज्जा नहीं होता है, यानी कि जो एविज वर्ग के जो भी प्राणी होंगे उसमें अस्थि मज्जा नहीं होंगे, क्योंकि उनकी हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है, जो उड़ान के लिए आवश्यक होती है। इसमें अस्थि मज्जा की जगह हवाएं भरी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि एक गर्म कमरे में, देखिए एकदम ये सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है, उसी के संदर्भ में अब सवाल आ रहे हैं। देखिए जैसे एक गर्म कमरे में ठंडे पानी से भरे गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों बन जाती है। हम लोग देखते हैं सामान्य जीवन में भी इसको देखने को मिलता है कि इसकी पानी की बूंदें क्यों बन जाती है। अगर तुम ठंडे पानी के गिलास में रख देंगे तो उसमें कुछ देर बाद देखेंगे तो उसके बाहरी सतह पर जो है छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपका हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह पर संघनित हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो हवा में मौजूद जलवाष्प है ठंडी सतह पर संघनित हो जाता है। अगला है कि बर्फ पानी में क्यों उतरती है। बर्फ जो है पानी में क्यों उतरता है। बर्फ पानी में इसलिए उतरता है कि जो बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर ऐसे ही सवाल पूछा जाए कि आप लोगों से कि हम भरे भरे गिलास में या भरे टब में अगर बर्फ को रख दें तो बर्फ अगर घुल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो पानी का स्तर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना बर्फ घुलेगा जितना स्थान लिया रहता है उतने के बराबर हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं अगला सवाल कि पानी गर्म करने पर उसमें बुलबुले क्यों बनने लगते हैं। पानी गर्म करते हैं तो उसमें बुलबुला क्यों बनते हैं, तो पानी की घुली हुई गैसें जो होती हैं पानी में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैसें हैं वो बाहर निकलने लगती है। पानी का निर्माण आपका H2O से होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके। तो जो उसमें घुली हुई गैसें हैं वो जब गर्म करेंगे तो बाहर निकलने लगती है। जो बाहर निकलती है तो हमको गैस के रूप में, बुलबुला के रूप में दिखाई देता है। अगला है कि जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, ये भी हमारे सामान्य जीवन की सवाल है, तो हमें जलन क्यों महसूस होता है। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमें जलन क्यों महसूस होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गर्म चीज से ऊर्जा हमारे हाथों में स्थानांतरित होती है। जो गर्म चीज होता है उससे ऊर्जा हमारे हाथों में स्थानांतरित होती है, उच्च ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर प्रवाहित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों दिखता है। सूर्यास्त के समय आसमान लाल इसलिए दिखता है कि नीला रंग वातावरण में बिखर जाता है और लाल रंग दिखने लगता है। लाल रंग का जो कारण होता है दिखने का, ये आपका प्रकाश का परिकीर्णन भी होता है। प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण भी प्रकाश लाल रंग के दिखता है। अगला है कि साबुन से हाथ धोने से गंदगी आसानी से क्यों हट जाती है। साबुन से हाथ धोते हैं तो गंदगी आसानी से हट जाती है, ऐसा क्यों। साबुन जो है गंदगी को सतह से अलग करने में मदद करता है। इसमें जो आपके वसा और सल्फेनिक जो मिले होते हैं वो आपको गंदगी को साफ करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि दूर संचार में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन। तो दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, आपके दूर संचार में प्रयुक्त होने वाले माइक्रोवेव है। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनमें आ जाएगा आपका रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो। उसके बाद आ जाएगा आपका माइक्रोवेव, माइक्रो। आप लोग क्रम को ध्यान से रखिएगा क्योंकि सवाल ऐसे पूछा जाता है किसका सर्वाधिक वो आपका तरंग गति है, उसको अरेंज करना रहता है। फिर इसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड, इसके बाद आ जाएगा विजिबल रेड, इसके बाद आ जाएगा आपका पराबैंगनी, पराबैंगनी, इसके बाद आ जाएगा एक्सरे, एक्सरे, इसके बाद आ जाएगा गामा, गामा रे आपका अंतिम में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, माइक्रोवेव होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ओजोन परत कहाँ मौजूद होता है। ओजोन परत जो है आपके समताप मंडल में होते हैं। ये जब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सामान्यतः तापमान में कमी वृद्धि होने लगती है। तो नीचे से शुरू करते हैं, अगर क्षोभ मंडल पहले पाया जाएगा आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, इसके बाद आयन मंडल, मध्य मंडल होता है, इसके बाद आयन मंडल होता है, इसके बाद बाहरी मंडल, बाहरी मंडल होता है। तो जो समताप मंडल है, समताप मंडल में आपके ओजोन परत पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि वाक्समैन की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला था। किसकी खोज पर वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात करें हम लोग पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सवाल पूछा जाता है आपसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। कब? 1928 में। अगला सवाल है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। स्तनधारी जो होते हैं उसमें डायाफ्राम सामान्य श्वसन के दौरान क्या होता है? जो स्तनधारी है जब सांस लेते हैं तो उसका जो आकार होता है चपटा हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम जो होता है फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इसी क्रम में जारी रहता है। अगला है कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो आपका स्कैरिस जो है, स्कैरिस उभयलिंगी नहीं है। बाकी ये जो हाइड्रा, केचुआ और फैसियोला जो है उभयलिंगी है। जो फैसियोला है लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है फैसियोला को। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। हाइड्रा जो है आपका सिलेंट्रेटा संघ का है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। अगला सवाल उभयलिंगी का अगर हम अर्थ देखें, उभयलिंगी का अर्थ क्या है? तो उभयलिंगी मतलब होता है कि नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। एक ही जीव में जो नर और मादा के पाए जाने अंग उसको उभयलिंगी बोला जाता है। जैसे इसमें आते हैं जोंक भी इसी में शामिल है, जोंक, जोंक, केचुआ। अगला सवाल देखते हैं भास्मिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? भास्मिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम आपका हो जाएगा सफेदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सफेदा। इसका व्यापारिक नाम क्या है? सफेदा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अगर चाय जो है गर्म चाय के कप में रखी जाती तो धातु की चम्मच जो होती है कुछ मिनटों बाद गर्म हो जाती है। जो धातु की चम्मच है कुछ मिनट बाद गर्म हो जाती है। कारण दिया है कि धातु ऊष्मा की चालक होती है। तो इसका जो कथन है और कारण है बिल्कुल स्पष्ट है, व्याख्या भी करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यानी कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं का गुण होता है ऊष्मा का संचालन करना। ऊष्मा का संचालन के अतिरिक्त आघात वर्धनीय होती है, धातुएं तन्य होती है, इसमें तन्यता की गुण पाया जाता है, चमकदार भी होती है, विद्युत का संचालन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि कौन से ध्वनि परिवर्तन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल ए, सी, डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो ध्वनि का परिवर्तन होता है आपके सोनार में होता है, स्टेथोस्कोप में होता है, प्रतिध्वनि में होता है। प्रतिध्वनि, स्टेथोस्कोप और सोनार में आपके ध्वनि का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप आपका लेंस से संबंधित है, ये ध्वनि से संबंधित न होकर के ये दृश्यमान चीजों से संबंधित है, देखने के लिए काम आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये जो समुद्र के नीचे यानी कि पानी में जो वस्तुएं होती है उनको पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। जो पेरिस्कोप है जो हमारे दृष्टि से ओझल होती है, जो छिपी हुई होती है, उनको पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है घर्षण के बारे में सही कथन को पहचान करना है। घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही होता है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। घर्षण अगर गति का विरोध न करता तो हम लगातार गति में चलते रहते। अगला है कि
चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। चलने में घर्षण का उपयोग होता है, तभी तो हम लोग चल पाते हैं, नहीं तो फिसल जाते हैं। अगला है कि सनेहक घर्षण को कम करते हैं। बिल्कुल, सनेहक मोबिल जो होते हैं, लुब्रिकेंट जो होते हैं, उसको अगर बॉल बेयरिंग में डालते हैं, बॉल बेयरिंग में पूछा जाता है कि लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है, घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तांबे के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है। प्रतिरोध कम होता है और चालक अच्छा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है, अगला है कि उपकरण को ऊर्जा रूपांतरण के रूप में मिलाना है। कौन कौन से ऊर्जा के रूपांतरण को दर्शाते हैं? तो देखिए, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसका ए। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब आपको विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करता है। सौर पैनल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है आपका? ध्वनि को विद्युत में परिवर्तन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4। अगर अन्य की बात करें कि अन्य क्या क्या करते हैं अन्य उपकरणों में, जैसे बात करें डायनेमो क्या करता है? डायनेमो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करता है? तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन तो देख ही लिए, ध्वनि विद्युत ऊर्जा। अगर हम लोग बात करें सितार, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अन्य उपकरण की बात करें तो हमने डिस्कस किया, अगर वैसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग को देख सकते हैं। अगला है कि सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाता है तो वह टूट क्यों जाती है? अगर शीशे को गर्म करते हैं तो क्यों टूट जाता है? उसका सही उत्तर है असामान्य विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। असामान्य विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण उसमें शीशा टूट जाती है। अगला है, अगला है कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन नहीं है? इसमें हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया कौन कौन तरंगे थी, जो जैसे इंफ्रारेड हो गया, विजिबल रे, एक्सरे हो गया, गामा हो गया। जैसे इंफ्रारेड हो गया, एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये प्रकाश तरंगों से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ए, बी और डी, ए, बी और डी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे आपके यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। अगर बात करें हम लोग इसके, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो निर्वात में गति कर सकती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करती है। जबकि जो यांत्रिक तरंगे होती है, जो ध्वनि है, यांत्रिक तरंगे, इनको यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि ध्वनि, ध्वनि का रिलेशन कंपन से है, तो विद्युत का रिलेशन किससे होगा? तो जब ध्वनि कंपन करती है तो विद्युत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है, एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन यह देख नहीं सकता है। ठीक है, कारण दिया है कि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। देखिए, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश जो है विभिन्न बाधाओं को आसानी से मुड़ नहीं सकता है। इसका मतलब है कि कारण गलत है और कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर प्रकाश की चाल देखें तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि कौन सा कारण है जो अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीन दिखने की सही व्याख्या करता है? सही व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन बी, यानी कि वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यान के साथ गिर रहे होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, अगला है कि कौन सा एक सजातीय मिश्रण नहीं है? कौन सा जातीय मिश्रण नहीं है? तो आपका सजातीय मिश्रण कौन नहीं है? आपके धुआं। धुआं में है कई प्रकार के मिश्रण होते हैं, कई गैसों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सजातीय मिश्रण नहीं है। अगर अन्य की बात करें, जैसे कोई मिश्रण, धातुओं के मिश्रण, जैसे तांबा, तांबा में कौन कौन मिश्रण होता है? तो तांबा में आपके, तांबा कह रहे हैं, पीतल में कौन कौन मिश्रण होता है? तो
पीतल में आपका होता है तांबा और जस्ता। जी, जेडन और सीई पीतल में मिलता है, जबकि वायु कई गैसों का मिश्रण है ही। अगर अन्य की बात करें इस्पात में क्या होता है, इस्पात में लोहा मिला रहता है, कार्बन मिला रहता है, जबकि सोल्डर में होता है आपका टीना मिला रहता है, शीशा मिला रहता है, टीना और शीशा यानी कि पीबी और एसएन मिला रहता है। अगला सवाल है आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है। आरएनए और डीएनए जो है, डीएनए हमारे गुणसूत्र इकाई है, तो कौन सा जो भस्म है डीएनए और आरएनए में नहीं होता है। डीएनए में, आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो होता है आरएनए में होता है जबकि डीएनए में नहीं होता, तो इसके स्थान पर डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में एडेनिन होता है, एडेनिन। इस प्रकार मिलकर बनता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए ये जो मिलान है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, चाहे बीपीएससी के पिछले एग्जाम को देखिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। जैसे इसमें दिया है कि टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ फार्मिक अम्ल दिया है, ये गलत है, बाकी तीन सही है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक। जो बासी मक्खन होता है इसमें आपके ब्यूटरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर अन्य की बात करें तो फार्मिक अम्ल जो होता है मधुमक्खियों के डंक में भी पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सिरका में कौन सा माप होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, एसिटिक सिरका में होता है। जबकि अन्य की बात करें लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, दूध और दही खट्टे पदार्थों में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट यानी कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। जो टैनिन अम्ल होता है वो चाय में उपस्थित होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में होता है यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल आपके सेव और अन्य फलों में भी पाया जाता है। जिस प्रकार हमने अम्लों को देखा, अम्ल से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग डील कीजिएगा अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। अगला है कि निम्न में कौन एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि C6H6। अगला है जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण क्या है। जो इसका कारण क्या है बेरंग होने का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो फिर से बेरंग करने में ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट भूमिका निभाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कौन सा विद्युत संचालन करता है, कौन विद्युत का संचालन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी, यानी कि पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और तांबे का तार दोनों से विद्युत का संचालन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि खून के जमने में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो खून के जमने में आपका जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो है सॉरी खून के जमने में कौन सा तत्व आवश्यक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी है यानी कि कैल्शियम। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सी है। अगला है कि कौन सा तत्व आटमोस्फेरिक ऑक्साइड है, मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के अलावा अगर बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है, टिन ऑक्साइड भी है, जो जो कि आपके धातु व धातु से अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार यानी कि लवण देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है, किसी यंत्र की हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एंथैल्पी। अगला है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। लेकिन हम धोवन सोडा की बात करें, अगर धोवन सोडा की, तो धोवन सोडा इसी को बोला जाता है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो इसका बेकिंग सोडा कौन हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा हो जाएगा। धोवन सोडा वॉशिंग सोडा के नाम से सोडियम कार्बोनेट के जानते हैं। अगला है कि भूकंप की तीव्रता निम्न में से किससे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो होती है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, सिस्मोग्राफ। अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल से क्या मापी जाती है, भूकंप का परिमाण मापा जाता है रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, परिमाण।
परिमाण। अगर अन्य की बात करें, बैरोमीटर आपका क्या करता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? किसी द्रव के विशिष्ट घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा को मापने का काम करता है। जबकि हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर क्या काम करता है? आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। जबकि अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए होता है, मल्टीमीटर आपका वोल्टेज के लिए होता है। अगला है, ऐसा ही है, अगला है कि स्टेथोस्कोप किससे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है आपका हृदय स्पंदन को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जिसको लगाकर सुनते हैं कानों में, हृदय स्पंदन को सुनने के लिए। स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर क्या करता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर काम करता है। तो यानी कि एक का एक, बी का तीन, एक का एक, बी का तीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्समीटर क्या काम करता है? प्रकाश तीव्रता को मापने का काम करता है लक्समीटर। और थर्मामीटर तापमान मापने के लिए होता है। इस पर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किस प्रक्रम में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किस प्रक्रम में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला है, अगला है कि कथन कारण दिया है, बताना है। कथन कारण है कि एक घूर्णन मंच पर खड़ा व्यक्ति अचानक अपनी बाहों को फैलाकर मंच पर अपनी बाहों को फैलाकर मंच को धीमा कर देता है। ये तो ठीक है। अगला कारण दिया है कि एक व्यक्ति के बाहों को फैलाने से इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है तथा कोणीय वेग घट जाता है। तो इसका भी कारण भी सही है। इसका मतलब है कि जो कथन और कारण है सही है और व्याख्या भी करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो आदमी अगर झूले पे खड़ा है, घूर्णन मंच पर खड़ा है, अचानक हाथ को फैला देता है तो जो उसका गति होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, चारों ओर फैल जाता है उसका जड़त्व आघूर्ण। अगला है भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह क्या करते हैं? भू स्थिर उपग्रह का मतलब क्या है? तो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं, स्थिर ऊंचाई पर, एक स्थिर ऊंचाई पर जाकर के वहीं पर घूमते रहता है भू स्थिर उपग्रह। ये जो उपग्रह है पृथ्वी के एकदम भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। अगर अन्य की बात करें, खगोलीय उपग्रह क्या होते हैं? तो खगोलीय उपग्रह आपके ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए बनाए जाते हैं। संचार उपग्रह क्या होते हैं? तो टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट सेवाओं के लिए बनाए जाते हैं संचार उपग्रह। अगला है इंसुलिन का कार्य। अगला है इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या करता है? इंसुलिन आपके रक्त शर्करा को घटा देता है, रक्त शर्करा को घटाने का काम करता है। इंसुलिन जैसा कि जानते हैं अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय, जो अग्नाशय है आपके वो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों में, दोनों के काम में आता है। यह जो होता है इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाने में काम आता है। ये एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन। अगला है कि सोल्डरिंग आयरन, आयरन में मुख्य घटक क्या है? सोल्डरिंग आयरन का मुख्य घटक क्या है? तो आपका टीना और सीसा यानी कि पीबी और एसएन है। पीबी और एसएन आपके मुख्य घटक है सोल्डर का। अगर हम लोग अन्य की बात करें, जैसे पीतल हो गया, पीतल जो हमने पीछे बात किया था, तो पीतल का हो जाएगा Zn और Cu, Zn प्लस Cu। अगर अन्य की बात करें, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है, बाकी आपके तांबा, जस्ता, Zn, Cu और निकेल होते हैं। जबकि एल्युमिनियम कांसा की बात करें तो एल्युमिनियम कांसा में तांबा, एल्युमिनियम और लोहा भी मिश्रित होता है। कांसा में तांबा और टीन, जो तांबा और टीन होता है, कापर और टीन होता है, ये कांसा में काम करता है, कांसा। इस प्रकार ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। जबकि कांसा टीन से पूछा जाएगा तो कांसा का कॉपर और टीन। अगला है, अगला पूछा है कि सुमेल कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। मरकरी, मरकरी कहाँ उपयोग होता है? तो मरकरी आपका उपयोग होता है मैनोमीटर में। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं, NaCl, NaCl। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम प्रतिरोध तार है। यानी कि ए का दो, एक का दो, बी का एक, एक का दो, बी का एक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है,
अगला है आपका कि निम्नलिखित में किस धातु को किरासन तेल में रखना आवश्यक होता है। किरासन तेल में किसको रखा जाता है? तो किरासन तेल में आपको सोडियम को रखा जाता है। किरासन तेल में सोडियम को नहीं रखेंगे तो ये काफी ज्वलनशील होती है, अगर बाहर रखते हैं तो ये तुरंत ही आग पकड़ लेता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, यानी कि Na को किरासन तेल में डुबो कर रखते हैं। स्वर्ण क्या है? Au और क्रोमियम आपके जो जस्ते पर लेपन किया जाता है, यानी कि जो मूर्छा न लगे उसके लिए। सिल्वर आपके जो चांदी है। अगला है कि शहद निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक पाई जाती है? शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सर्वाधिक मीठी शर्करा जो आपकी होती है वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज ही आपके शहद में भी पाया जाता है। अगर अन्य की बात करें तो सुक्रोज जो है इसको हम लोग टेबल शुगर के नाम से ऊपर देखे ही थे, पीछे डिस्कस किया था हमने। लैक्टोज आपको दूध में मिलता है। जो माल्टोज है ये अनाज में मिलता है, अनाज में। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। अगला है रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन को तो सामान्य सा आदमी पकड़ लेगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन की रेशम कीट पालन को। जबकि हार्टिकल्चर क्या है? हार्टिकल्चर बागवानी की खेती के लिए होता है। फ्लोरिकल्चर क्या है? फलों की खेती के लिए। एपीकल्चर क्या है? केचुआ पालन के लिए। जबकि अन्य की बात करें, एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन के लिए होता है, सॉरी, मधुमक्खी पालन के लिए। जबकि अन्य की बात करें जैसे सेरीकल्चर तो हो ही गया। फिशिकल्चर आपके मछली पालन के लिए होता है। विटीकल्चर आपका अंगूर के लिए होता है। विटीकल्चर अंगूर के लिए होता है। पोमोकल्चर फल के उत्पादन के लिए होता है। और ओलोरीकल्चर क्या होता है? सब्जी उत्पादन के लिए होता है। फ्लोरिकल्चर आपके फूल की खेती के लिए होता है, फूल के लिए ही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए है। आप लोग ये जो खेती है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल रैंडम पूछा जाता है आप लोगों से। अगला है कि डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डीडीटी जैसा कि हम लोग जानते हैं पर्यावरण के लिए प्रदूषित सामग्री है। तो डीडीटी का जो पूर्ण रूप है डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। डीडीटी का पूरा नाम डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यानी कि पूछा है कि विटामिन सी से होने वाला रोग कौन है? विटामिन सी से शक्कर भी होता है, यानी कि सी का एक। डी से क्या होता है? डी से आपका रिकेट्स होता है। बी1 से क्या होता है आपका? बी1 से बेरी बेरी होता है। ए से क्या होता है आपका? रतौंधी होता है, यानी कि ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग अन्य की बात करें जैसे कि विटामिन, ये सब का रासायनिक नाम तो हमने पीछे देखा ही था। अगर हम बी वन सीरीज की बात करें, बी सीरीज की, तो इसमें आता है बी1, बी2, बी3, बी5, बी6। तो बी2 जो होता है आपका राइबोफ्लेविन होता है। बी3 आपका नियासिन होता है। बी5 आपका पेंटोथेनिक होता है। बी6 आपका पायरिडॉक्सिन होता है। बी अगर 7 की बात करें तो बी7 आपका बायोटिन होता है। बी9 आपका फॉलिक एसिड होता है। बी9 फॉलिक एसिड होता है। जबकि बी12 आपका साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि कौन सा ओडोमीटर से मापा जाता है? ओडोमीटर से कौन सा मापा जाता है? तो ओडोमीटर के लिए आपका दूरी मापने के लिए होता है ओडोमीटर। बात करें अन्य मापक यंत्रों की तो स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है आपका? वोल्टेज को मापने के लिए होता है। वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज की मापने के लिए। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। रेन गेज क्या होता है? वर्षा की मात्रा की मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रश्न के हिसाब से। अगला है कि पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम तापमान, अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व अगर पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस में हाइड्रोजन शामिल नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्रीन हाउस गैसेस है। क्लोरीनेटेड गैसेस भी ग्रीन हाउस गैस ही। जलवाष्प भी आपके ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखिएगा जलवाष्प। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। ये तो बहुत बार रिवीजन रिपीट हो चुका है। बिना चिपकने वाले खाने बनाने के लिए बर्तन लेपित रहता है। किससे लेपित रहता है? तो आपके टेफ्लॉन का लेपित रहता है। टेफ्लॉन निर्मित होता है। जैसे
जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं, जो चिपकता नहीं है उस पर, उसमें टेफ्लॉन रहता है। जबकि पीवीसी का प्रयोग कहाँ होता है? पीवीसी वायरिंग तारों में इसका उपयोग होता है। अगला है वाशिंग सोडा का नाम, जो पीछे हमने डिस्कस किया था, धोवन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? आपके बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है भारी जल। भारी जल क्या है? तो भारी जल आपका D2O हो जाएगा, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल D2O के नाम से जाने जाते हैं। पीएच 7 मतलब कि ये उदासीन है। तो इस प्रकार हमने आज साइंस के प्रश्नों को देखा। ये हमारे साइंस के प्रश्नों का पहला सीरीज था। आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो आगामी जो 71वीं बीपीएससी है, एईडीओ परीक्षा है, एएसओ की परीक्षा है, जो भी है, या अन्य बिहार में जो परीक्षा या अन्य राज्यों की परीक्षा जो साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अगला सीरीज हम लोग जल्द ही लेकर के आएंगे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।